प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपके बीएससी पार्थो फिजिक्स थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 66 है। चलिए इसमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपका पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर, उसको हमने इसमें स्टडी कर लिया था। उसके बाद एक और हमने कर लिया था एल सेक्शन फिल्टर, है ना। एल सेक्शन फिल्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। एल अनुभाग फिल्टर, ठीक है। इसके बाद जो है इसको हमने आपको लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो लास्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि जो लास्ट में प्रेरक कुंडली पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हमने आपको करने के लिए दिया था। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आपको इसमें एल कुंडली के लिए एसी और डीसी भाग के लिए लिखना था। ऐसे ही किसके लिए, संधारित्र सी के लिए एसी और डीसी भाग के लिए लिखना था। उसकी एक चीज़ हमने आपको लिखा दी थी और सेम उसको डिक्टो कॉपी करना था उसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए इसको हमने लिखा दिया था, ठीक है। तो ये हमारा वो कंप्लीट हो गया था एल सेक्शन फिल्टर। आज नया जो फिल्टर है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो फिल्टर है वो है आपका, उसको बोलते हैं पाई सेक्शन फिल्टर या पाई अनुभाग फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर, पाई अनुभाग फिल्टर, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका संरचना देखते हैं, का डायग्राम देखते हैं। इसका क्या डायग्राम है। ये है आपका पाई सेक्शन फिल्टर। जरा देखो इसका नाम पाई क्यों रखा गया है वो समझने की कोशिश करो। अगर आप जो मैंने डॉट डॉट बॉक्स बनाया है इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो एल और ये सी और ये सी, तो इस टाइप से बना है। और ये सिंबल किसका होता है आप जानते हो, किसे बोलते हैं, तो पाई, ठीक है। इसलिए इस सेक्शन फिल्टर को पाई सेक्शन फिल्टर कहा जाता है। क्यों?
कि इसमें जो एक पाई अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर पाई, उसकी आकृति का ये फिल्टर इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पाई अनुभाग फिल्टर बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसको अब लिख दो यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए पाई अनुभाग फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। ठीक है, इसको नोट करो। वही सारी चीज़ें हैं, केवल इसमें क्या है CLC, इसको ध्यान रखेंगे CLC। ठीक है, बाकी लोड रेजिस्टेंस और दिया गया है इधर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी सिस्टम है इधर। ठीक है, इनपुट AC है इधर, ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसका। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी करने के लिए क्या होगा, छोटा सा इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, क्या होगा, इसको बना ही लिया, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। इसको तो मैं करता हूँ, यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे, ये तो था अर्ध तरंग के लिए। अब हमें जो चेंज करके जो डायग्राम बनाऊंगा वो होगा आपको पूर्ण तरंग के लिए। ठीक है, देखो जरा क्या होगा। हाँ, इसमें और थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटा, दो डायोड लगेंगे। इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। ये तो सेम रहेगा, केवल डायोड लगा दिए D1 D2 और ये इसको इस तरफ कर दिया। ठीक है, इसको बना लो। एक इसके लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए बढ़िया, तो इसकी प्रोसेस समझ लीजिए, सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा अलग सेटअप नहीं है। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, प्रॉपर समझिए इसकी पूरी प्रोसेस आपको पता है, मैं आपको एक हल्का सा इसमें समझा दे रहा हूँ। अर्ध तरंग के लिए क्या होगा, इसको हटा देंगे, केवल ये काम करेगा। इधर से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इधर आएगी DC, पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संधारित्र किसको रोकता है, DC को, और कुंडली किसको रोकती है, AC को वोल्टेज ड्रॉप होता है और DC को जाने देती है। ठीक है, DC संधारित्र के द्वारा रोका जाता है और कुंडली के द्वारा पास कर दिया जाता है आसानी से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर जब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इधर से AC बाईपास हो जाएगा, लेकिन DC रुक जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर, यानी कि कुंडली L पर जो पहुँचने वाला वाली जो विद्युत धारा होगी उसमें DC ज़्यादा हो जाएगा और रिपल फैक्टर यानी प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक या AC भाग क्या हो जाएगा कम। जब इधर से गुजरेंगे यहाँ पर पॉइंट पर पहुँचेंगे। ठीक है, इसको A पॉइंट आ जाएगा, A और B पॉइंट।
तो जब बी पॉइंट पे पहुंचेगी जो विद्युत धारा, उसमें और अधिक न्यूनतम मान हो जाएगा किसका, रिपल फैक्टर का, उर्मिका गुणांक का। यानी एसी कंपोनेंट और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम, और डीसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब इस पर भी क्या, उधर जाएगी तो वो तो जाएगी, लेकिन इस तरफ जो आएगी संधारित्र C2, इसको C1 मान लो और ये C2, C1 C2 डाल लो, है ना। संधारित्र C2 पर जो आउटपुट पहुंचेगा, आउटपुट करंट पहुंचेगा, उसमें डीसी यहाँ पर ही रुक जाएगा, एसी जो भी एसी बच के यहाँ पर आगे निकल गया है चुपके से, वो यहाँ पर इसके द्वारा रोक लिया, वो जो एसी है उसको बाईपास कर दिया जाएगा, और डीसी को दोबारा से यहाँ रोक कर कहाँ भेजा जाएगा, वापस इधर भेजा जाएगा। इधर जा नहीं सकता बिकॉज हाई वोल्टेज है, तो कहाँ जाएगा, इधर लोड प्रतिरोध RL पर पहुँच जाएगा। तो जिससे हमें जो लोड प्रतिरोध RL पर जब उनको आउटपुट करंट मिलेगा वो मैक्सिमम डीसी करंट रहेगा, ठीक है, बहुत ही कम रहेगा, एसी माइनर रहेगा, बिल्कुल कम। हालांकि पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, ये भी आप ध्यान रखना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइडियल नहीं होती हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर केवल डीसी पहुँचे, एसी से डीसी रेक्टिफायर का जो काम होता है मेनली क्या काम होता है, एसी से किस चीज़ को भेजना, डीसी में चेंज करना पूरी तरीके से। लेकिन क्या आपको लगता है कि रेक्टिफायर कितना भी आइडियल हो, वो पूरी तरीके से 100% एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ एक आइडियल है, और इस प्रकार की जो डिवाइस होती है वो आइडियल नहीं होती है। हाँ, मैक्सिमम आप उसी रेंज में पहुंच सकते हो कि आपको अधिक से अधिक डीसी आउटपुट मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% एसी टू कन्वर्ट इनटू डीसी, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ पार्ट जो है लोड प्रतिरोध पर एसी का चलाता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50% एसी पहुंच रहा है या 50% डीसी पहुंच रहा है, तो फिर ऐसे डिवाइसेस का, रेक्टिफायर्स का, डिस्टगारे का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो बस यही है कि इसमें इस प्रकार के जितने आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, वो अधिक से अधिक जितना फिल्टर यूज करेंगे तो लोड प्रतिरोध पर जो आउटपुट मिलेगा आपको, उसमें मैक्सिमम डीसी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ये ठीक है। लेकिन एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि जितने भी फिल्टर हैं उनको हम अपने हिसाब से लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर जो हमको मैक्सिमम डीसी मिल जाए, ऐसा नहीं। उसका प्रोसेस है, पता चला आपने उल्टे सीधे लगा दिए तो एसी की जगह डीसी भी बिल्कुल नहीं गया, थोड़ा बहुत एसी जो मिल रहा था तो डीसी तो बिल्कुल नहीं पहुँचा और एसी पहुँच गया वहाँ पर, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। ये है, चलो इसकी संरचना देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने, इसकी संरचना की बात करते हैं। क्या संरचना है पाई अनुवाद फिल्टर की, पाई अनुवाद फिल्टर की संरचना के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध RL के लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में संधारित्र C1
वस्तु को जोड़कर इनके श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली को जोड़ा जाता है। प्रेरक जोड़ा जाता है। इस प्रकार पाई अनुवाद फिल्टर की क्या होती है, पाई अनुवाद फिल्टर का निर्माण होता है। जैसा कि ऐसे ये जैसा कि परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। परिपथ चित्र में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, ये हो गई इसकी सरल। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं कि फिल्टर का निर्माण होता है, पहले लिख दिया। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना। अब हम इसकी क्या देखेंगे, कार्यविधि। इसको नोट कर लो, फिर आगे कार्यविधि की बात करते हैं। चलिए देखिए, इसका जो डायग्राम है, इसके डायग्राम के आधार पर आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि इसकी थ्योरी जो है लंबी होने वाली। क्यों, कारण उसका अभी तक हम थोड़ा सा देखते हैं, करना आपको ही है, समझ गए होंगे आप लोग। कैसे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ नई नहीं है, सारे शब्द आपके पास उपलब्ध है और सिमेट्री से उपलब्ध है, उसी में से केवल कॉपी पेस्ट करना है। पहले आप समझ लो कैसे, कि जब हमने एल सेक्शन फिल्टर पढ़ाया था, ठीक है, अच्छा उसमें जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर पढ़ाया था उसमें केवल क्या था, केवल एक कुंडली एल थी। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको पार्श्वपथित संधारित्र शंट कैपेसिटर फिल्टर, उसमें क्या था, संधारित्र था। तीसरा हमने पढ़ाया आपको एल सेक्शन फिल्टर, जिसमें क्या था, एल और सी दोनों ही थे। ठीक, अब उसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो है आपका पाई सेक्शन फिल्टर, जिसमें C1 L और C2, यानी कि दो तो संधारित्र हैं और एक प्रेरक कुंडली है। तो उसी हिसाब से इनकी कार्यविधि भी इसके अनुरूप थोड़ा उसमें क्या हो जाएगी, इनकी में यानी वृद्धि हो जाएगी। देखो कैसे, क्या क्या आपको लिखना रहेगा वो देखिए जरा ध्यान से। मैं कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-3 लेक्चर्स में बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा आपको जो है लिख लेंगे, उसमें कोई थ्योरी है, कुछ नहीं करना आपको, और वो थ्योरी आपके पास पहले से है। तो इसकी कार्यविधि सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के लिए। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, देखो अर्ध तरंग अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के लिए। और अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के लिए आपको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है जैसे आपने इससे पहले जो एल सेक्शन फिल्टर था उसमें किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब
डायोड जो होता है, ठीक है, जब डायोड जब धनात्मक अर्धचक्र के दौरान डायोड किस में चला जाता है, अग्रवृत्त में, तो डायोड से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है लोड प्रतिरोध R की तरफ, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, संधारित्र पॉइंट A पर उसका विभाजन होता है, ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। नहीं लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले संधारित्र C1 में पहुँचती है, ठीक है, और C1 क्या करता है, उसको जो AC और DC भाग करता है, ठीक है। लोड RL की ओर प्रवाहित होती है, उसमें AC और DC दोनों घटक उपस्थित होते हैं। अब आप आओगे C1 के लिए, फिर C1 के लिए लिखो, C1 के लिए क्या पासेज है, उसके बाद किसके लिए, C1 में लिखोगे AC और DC दोनों के लिए, फिर लिखोगे आप कुंडली L के लिए, ठीक है, कुंडली L में भी AC और DC दोनों के लिए, और इसी प्रकार से फिर किसके लिए, संधारित्र C2 के लिए भी AC और DC दोनों के लिए लिखा जाएगा उसमें, ठीक है। फॉर्मूले जो आते हैं AC के लिखने की जरूरत नहीं है, DC के लिए अगर 0 आ रहा है या 0 और इनफाइनाइट आता है, ठीक है, तो वो आप इसमें लिख दोगे। अर्धतंदिष्टकारी की ये हो जाएगी आपकी कार्यविधि, ये आपको ही लिखनी है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आए तो मेरे आपका नंबर, मतलब मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अर्धतरंग के बाद लिखने के बाद किसका आएगा, ऊर्ध्वतरंग के लिए, ऊर्ध्वतरंग दिष्टकारी के लिए, ऊर्ध्वतरंग दिष्टकारी के लिए भी उसमें बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, जैसे हमने एल सेक्शन में लिखा है, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्रों के लिए पहले लिख लेना 4-5 लाइनें, ठीक है, कि धनात्मक अर्धचक्र के दौरान D1 फॉरवर्ड और D2 रिवर्स में जाता है, तो इसमें केवल D1 के द्वारा लोड RL की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें AC और DC दोनों घटक उपस्थित होते हैं। ये हो गया धनात्मक। ऐसी ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या, कि इसमें D1 फॉरवर्ड में और D1 रिवर्स में जाता है और D2 फॉरवर्ड में जाता है, जिससे केवल D2 डायोड के द्वारा लोड प्रतिरोध RL की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें AC और DC दोनों घटक उपस्थित होते हैं। ये हो गया पूर्णतरंग दिष्टकारी के लिए। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे किसके लिए, फिर आप स्टार्ट करेंगे कि उसमें C1 संधारित्र के लिए, ठीक है। C1 संधारित्र में AC और DC दोनों रहेगा, ऐसे कुंडली L में AC DC दोनों रहेगा, ऐसे C2 में भी AC और DC दोनों ही रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस है, ये थ्योरी आपको कवर करनी है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आए, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको हमने पहले से आपको कराया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो उसके बारे में, क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट में जो टॉपिक है उसको जो है पढ़ाएंगे, तो इतना आपके लिए हो गया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको, ओके। तो इसको पूरा करोगे आप, ठीक है। फिर भी आप कोई दिक्कत आ रही तो मेरे को पूछ सकते हो, फिर से कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो ये रहा पूर्णतरंग दिष्टकारी। और मीटर अब शायद है आपका वोल्टा संवर्धक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है उसको समझ लीजिए हल्का सा डेफिनेट। वोल्टेज मल्टीप्लायर है कि वोल्टेज को बढ़ाना, डबलर वोल्टेज द्विगुणक आता है, वोल्टेज त्रिगुणक, वोल्टेज चतुर्गुणक, ये आते हैं। तो वोल्टेज संवर्धक आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।